देखिए क्या चल रहा था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म चल रहा था। उसमें इंस्पायरेशन, एक बार इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ एयर, एयर को इनहेल करना। कैसे एयर इनहेल होती है उसको समझने के पहले मैंने आपको बताया था हमारा जो रेप केस है, रेप केस जिसके अंदर लंग्स हैं, वो रेप केस बना किसका है, तो वो बोन्स का बना हुआ है। आगे फ्रंट साइड पे कौन सी बोन है, स्टर्नम है। पीछे बैकवर्ड साइड में वर्टिबल कॉलम, किनारे की साइड में रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब केस हो गया। नीचे की साइड में डायाफ्राम लगा हुआ है, नीचे क्या है, डायाफ्राम, ठीक। अब रिब केस जो होता है उसके अंदर लंग्स बंद हैं, ठीक। तो रिब केस का वॉल्यूम, जब इंस्पायरेशन ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ज़बरदस्ती सांस लेना, वो आप अपनी इच्छा से कराते हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ज़बरदस्ती सांस को रिलीज़ कराना, वो हमारी इच्छा से है। लेकिन जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन अपने आप चलता रहता है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन कैसे होता है बताया था हमने, मसल्स होती हैं, दो प्रकार की मसल्स होती हैं। जो पसलियों के बीच में मसल्स लगी होती हैं उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। उसमें दो तरीके का है, एक्सटर्नल और इंटरनल है, ठीक है। और इसके बाद में डायाफ्राम क्या अपनी खुद की मसल्स होती हैं, उसको फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं, ठीक। कौन सी मसल इंस्पायरेशन के टाइम पर सिकुड़ती है वो समझना है। कौन सी सिकुड़ती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, और कौन सा, डायाफ्राम का। ये दो मसल्स जब सिकुड़ेंगी तो हमारा जो रेप केस है या थोरेसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ता है, वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ता है, दो डायरेक्शन, एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में और डॉर्सल से वेंट्रल डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक है। डायाफ्राम किस डायरेक्शन में वॉल्यूम को बढ़ाता है, नीचे की साइड में। और रिब्स की जो मसल्स होती हैं ये फ्रंट साइड में बढ़ाती हैं। जब सांस खींचते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ जाती है, थोड़ा ऊपर लिफ्ट करती है, खींच के देखिए, ऊपर की तरफ होती है और बाहर की तरफ। तो चेस्ट कैविटी जो है उसका मूवमेंट आप बोलेंगे कि फॉरवर्ड एंड अपवर्ड हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होता है डॉर्सल टू वेंट्रल, डॉर्सल पीछे, वेंट्रल आगे, पीछे से आगे की तरफ, और एंटीरियर से पोस्टीरियर की डायरेक्शन में। समझ में आया, ये है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है। मैंने रे डायग्राम बता दिया था ना लास्ट टाइम, हाँ, हो गया था रे डायग्राम। अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन कराना है, ज़बरदस्ती सांस को खींचना है, तो उसमें कुछ एडिशनल मसल काम करती हैं, वो नोट कर लीजिए। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, उसमें एडिशनल मसल्स होती हैं, कुछ अतिरिक्त मसल्स होती हैं, तो है ही है एडिशनल मसल्स। ये एडिशनल कौन सी होती हैं, एक तो स्टमक की मसल्स होती हैं, ठीक है, स्टमक में, और आप बोलेंगे मसल्स बिटवीन स्टर्नम, ठीक है, एंड रिब्स। ये स्टर्नम के पास जो मसल्स होती हैं, स्टर्नम के पास मसल्स और स्टर्नम, स्टर्नम के पास कुछ मसल्स लगी जाती हैं, ये छोड़ती हैं और फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है। और साथ में एब्डोमेन की मसल्स भी होती हैं, एब्डोमेन मसल्स, ठीक। इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस। क्वेश्चन आता है इंस्पायरेशन क्या है, तो क्या बताएंगे, एक्टिव प्रोसेस है। समझ रहे हैं एक्टिव क्यों है, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी कंज्यूम हो रही है। इसके लिए कैसे पता लगेगा, मसल्स को सिकुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। दो तरीके की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है इंस्पायरेशन के टाइम पर, तो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक। एनर्जी कैसे मिलेगा, एटीपी खर्च करना पड़ेगा, तो एक्टिव प्रोसेस है। इसके बाद देखिए एक्सपायरेशन जो होता है, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट है,
वहां पर क्या होगा, मसल्स रिलैक्स करेंगे, मसल्स रिलैक्स। कौन सी मसल, डायाफ्राम की मसल और एक्सटर्नल वाली, दोनों जो उस समय कॉन्ट्रैक्ट की थी वो दोनों रिलैक्स करेंगे। तो मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड रिब्स, रिब्स की जो मसल है, कौन सी वाली रिब्स की मसल्स की बात हो रही है, एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वाली जो मसल्स है ये क्या करेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएंगे। जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम घटेगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी पूरी तरह से कैविटी बोलते हैं, कैविटी डिक्रीज करेगा। तो जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम घटेगा तो इसके अंदर जो लंग्स सिचुएटेड है, स्थित है, वो भी क्या हो जाएंगे, उनका भी वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी। लंग्स के अंदर लंग्स का वॉल्यूम घटेगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसकी वजह से लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ेगा। जब कोई वॉल्यूम घटता है तो अंदर एयर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम एयर का प्रेशर उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पल्मोनरी टर्म लंग्स के लिए यूज करते हैं। इंट्रा का मतलब अंदर, पल्मोनरी मीन्स लंग्स। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर क्या है, कम हो गई। क्योंकि एक जगह अगर कोई चीज ज्यादा है तो बाहर कम होती है, तो एयर एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है, एयर क्या हो जाएगी, एक्सहेल, बाहर चली जाएगी। ये एक्सपायरेशन नॉर्मल वाला, ये कौन सा एक्सपायरेशन हम लोग देख रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल वाला नहीं पढ़ रहे हैं। ये कैसा है, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, पैसिव प्रोसेस मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, लो एनर्जी कंज्यूम, कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं है इसके लिए। याद रखिए, मसल्स को रिलैक्स करना है इसमें। ठीक है, रिलैक्स हो रही है ना। अब एक क्वेश्चन था, एक बार ध्यान सुनिएगा, पूछा था कि एक्सपायरेशन में कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसमें लिखा गया था इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एब्डोमेन मसल्स नन, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। किस समय, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो रही है। फोर्सफुल करेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो तो जबरदस्ती एयर को रिलीज कराना पड़ेगा ना। ठीक, आगे देखते हैं, फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, इसमें कुछ एडिशनल मसल काम करती हैं। आप जबरदस्ती एयर को रिलीज कराइए, एयर को रिलीज कराएंगे, इस पर एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा। देखिए, जबरदस्ती सांसों निकालिए, यहाँ प्रेशर बढ़ता था, एब्डोमेन की मसल काम करती है, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल जिसका अभी तक कहीं रोल नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसमें, इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमेन मसल। दो तरीके का मसल है, दोनों से जुड़ जाएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमेन। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के साथ क्या होगा, फोर्सफुल वाले में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्टैक्ट रिलैक्स रहेगी। नॉर्मल देखा जाए तो एक्सपायरेशन जब करते हैं नॉर्मल, उस समय भी वो रिलैक्स रहती है, तो फोर्सफुल में भी वो रिलैक्स रहेगी, क्योंकि ये इंटरनल वाली कॉन्टैक्ट हो रही है ना, इंटरनल वाली क्या है, छोड़ रही है, तो वो रिलैक्स में रहती है। जब ये कॉन्टैक्ट करती है तो वो रिलैक्स में रहती है, ये कॉन्टैक्ट करेगा, ये भी कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये फोर्सफुल, ये एक्टिव प्रोसेस है। कैसा है ये, एक्टिव प्रोसेस। एक ही प्रोसेस जो है वो पैसिव है, नॉर्मल एक्सपायरेशन एकदम पैसिव, कोई मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता उसमें, किसी मसल का नहीं होता।
तब भी लगता अभी उल्टा होता है ऐसा। नहीं, एक्सपायरेशन हो रहा ना, पैसिव प्रोसेस। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद में कुछ पैराग्राफ में आपके पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए, तो नोट कर लिए सब। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोर्सफुल के लिए। फोर्सफुल में एनर्जी 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग होती है, कितनी बार सांस ली जाती है, तो 12 से 16 टाइम। ठीक है, 12 to 16 टाइम। रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है? नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, पर मिनट। नॉर्मली कितना है? एक स्वस्थ मनुष्य में नॉर्मली है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में इतनी बार सांस ली जाती है और रिलीज भी कराई जाती है। 16 बार इनटेक भी करेंगे, 16 बार आउट भी करेंगे। 12 से 16 एवरेज है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। समझ में आया? या कोई समस्या है बॉडी में, अस्थमा है या कोई बीमारी है सांस की, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है। समझ रहे ना? तो वो नॉर्मली दिया हुआ है 12 to 16 टाइम। आगे लिखिए, एक लाइन लिखी गई है कि पल्मोनरी कैपेसिटी जो होती है इज इम्पोर्टेंट एंड क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। क्लिनिकल, ये लाइन लिखा हुआ है, लिखा लास्ट में। इसको समझ लीजिए क्या है। पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब समझते हैं? हमारे लंग्स में कितनी क्षमता है, कितनी सांस को खींच सकते हैं, कितनी सांस को रिलीज करा सकते हैं। अगर लंग्स स्वस्थ हैं तो पल्मोनरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी हमारी। ठीक है, और अगर कोई समस्या है, बीमारी है, तो पल्मोनरी कैपेसिटी चेंज हो जाती है उस समय। तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। पल्मोनरी कैपेसिटी अगर डिस्टर्ब है तो पर्सन हेल्दी नहीं है। क्लिनिकल का मतलब होता है मेडिकल इंपॉर्टेंस, मेडिकल होता है। ठीक है, क्लिनिकल का मतलब मेडिकल। तो इसका एक मेडिकल चिकित्सीय महत्व है कि अगर पल्मोनरी कैपेसिटी डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब पर्सन को कोई समस्या है। इसको हम देख कर पता लगा सकते हैं। पल्मोनरी कैपेसिटी अगर आप पता लगा रहे हैं तो आप जान जाएंगे वो मनुष्य स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक, रेट ऑफ ब्रीदिंग किससे नापा जाता है, या ये पल्मोनरी कैपेसिटी किससे नापते हैं? ये नापा जाता है मेजर्ड, ये भी लिखा हुआ है, मेजर्ड बाय रेस्पायरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेस्पायरोमीटर, इससे नापते हैं कि कोई पर्सन नॉर्मल कितना वॉल्यूम ले गया, कितना एक्सहेल किया, जबरदस्ती कितनी सांस ली, कैसे पता लगेगा? इंस्ट्रूमेंट से, रेस्पायरोमीटर से नाप लेते हैं इस कैपेसिटी। ठीक है, अब बुक पर आ जाइए। अब हम लिखेंगे नहीं, जो बुक में लिखा गया समझ लीजिए। ठीक है, एज सच लिखा भी जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक बुक हमको दे दीजिए जल्दी से, नहीं लाते हैं। देखिए, कुछ वैल्यू लिखी गई हैं, टाइडल वॉल्यूम, कुछ लिखा गया है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन आराम से एक बार में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिलीज करा सकता है, इस वैल्यू को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है ये? 500। हम लोग नॉर्मली 500 ml एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, एयर ली जाती है। 500 ml एयर लेते हैं और 500 ही रिलीज भी कराते हैं। इस वैल्यू को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक बार में, 1 मिनट में कितना होगा? तो 500 जब एक बार में है तो 1 मिनट में 12 बार से लेकर के 16 बार सांस ली जाती है। तो अगर 12 बार सांस ली गई है तो 6000 वैल्यू आएगी ना। 12 को 12 पंचे हो गया ना 6000, और अगर 16 बार सांस ली गई है तो 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, 6 से 8000 हो गया ना। ये 1 मिनट का डाटा है। टाइडल वॉल्यूम समझ में आया? इसके बाद देखिए अगला है IRV। IRV क्या होती है? IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ एयर वो है जिसको हम जबरदस्ती सांस को जब खींचा जाता है उस समय लेते हैं। नॉर्मल के बाद में, 500 के बाद में। नॉर्मली सांस देखिए, जब सांस को एक्स्ट्रा खींचते हैं तो 500 तो पहले जाएगा ही ना, उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप ले रहे हैं एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं IRV।
इसकी वैल्यू 2500 से लेकर के 3000 ml तक होती है। 2500 से लेकर के 3000 ml तक इसकी वैल्यू होती है। एक हेल्दी पर्सन इतना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्स्ट्रा ले सकता है। ठीक है, जैसे बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, सांस खींचते हैं तो बहुत समय लगता है। हाँ, तो उनकी कैपेसिटी, ऐसे पर्सन की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगला है, लिखा है 2500 से लेकर के 3000 ml, एक बार की बात हो रही है, वन टाइम फोर्सफुल इंस्पायरेशन में। ठीक है, इसी तरीके से ERV क्या होती है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराया आपने, जबरदस्ती सांस को एक्सेल कराया, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर रिलीज करा पाएंगे, तो 1100 से लेकर के जो वैल्यू लिखी 1000 से 1100। ERV का फार्मूला इसे बोल दिया, सब लिखा है तुम्हारे पास, नहीं सब लिखा है ना। जैसे हम अगर कोई चीज़ बुक में नहीं है और नहीं लिख, सब में इसे एस सच लिखाएंगे तो क्या मतलब है, देखिए एस सच लिखा है ना, ये फुल्ली डेफिनेशन है, कोई बदलाव नहीं करेंगे इसमें। सामने किताब रखिए, 2 बुक उसके पास है, एक इधर ले लो, देखते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है, इसको मत लिखिए, आराम से पूरा ऐसे लिख लेना, लेकिन बुक ले लो उससे, देखते रहिएगा उससे। एक बुक दे दो जल्दी उससे, अरे देखते रहिए, समझ में नहीं आएगा नहीं लोगे तो। हाँ, अब देखते रहिए। ठीक है, ERV हो गया, 1000 से 1100 ml हम लोग रिलीज करा सकते हैं एक्स्ट्रा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, RV वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल, जबरदस्ती सांस को रिलीज कराने के बाद में भी हमारी लंग्स में कुछ एयर बची रह जाती है, वो कभी नहीं निकलती है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, RV। वो वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स में बना रहता है, कभी लंग्स पूरी तरीके से वैकेंट नहीं होती हैं। ठीक है, RV हो गया। आगे है, 4 टर्म और दिए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, हमारी इंस्पायरेशन की क्षमता कितनी है। हमने नॉर्मली सांस को निकाला, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अब आप ले सकते हैं, बताइए कितना लेंगे। तो नॉर्मल जब सांस को रिलीज कराया जाता है तो एक बार आप टाइडल वॉल्यूम लेंगे 500 तो लेंगे ही, साथ में IRV तो लेंगे, जबरदस्ती वाली तो लेंगे, ये प्लस क्या चीज़, इसके साथ में TD को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा IC। इंस्पायरेशन की क्षमता कितनी है, कितनी सांस को आप ले सकते हैं, उसमें नॉर्मल वाले और एडिशनल वाली दोनों जोड़ी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से EC है, EC क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, तो EC निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ IRV को जोड़ा गया था, आपके बाद क्या जोड़ेंगे, ERV प्लस T। नॉर्मल सांस खींचने के बाद में, नॉर्मली हमने सांस को खींचा, इसके बाद अब कितनी एयर को आप रिलीज करा सकते हैं, तो बताइए कौन सी एयर रिलीज कराई जाएगी। ERV। एक तो टाइडल वॉल्यूम तो हटाएंगे ही 500, उसके बाद जो ज़बरदस्ती रिलीज कराया था उसको भी तो हटाएंगे। ठीक है, ERV हटाएंगे और TB हटाएंगे, यही होता है EC। समझ में आ गया ये। TB मतलब नॉर्मल सांस को निकालने के बाद में, नॉर्मल सांस खींचने के बाद में, सॉरी, नॉर्मली सांस को हमने खींचा, उसके बाद एक्सपायरेशन कराएंगे तो टाइडल वॉल्यूम निकलेगा 500, उसके बाद ERV भी निकाल सकते हैं, तो ये दोनों मिला करके EC होता है। समझ में आया यहाँ तक। अगला है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में आपकी लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है। FRC का मतलब होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मली आपने क्या किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन का मतलब 500 ml ले गए। ठीक है, उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी लंग्स में है, अब बताइए कौन कौन सी एयर है। आपने 500 ml ले लिया नॉर्मल, आपकी लंग्स में कौन कौन सी एयर इस समय मौजूद है, बता सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, नॉर्मली 500 लिया आपने ना, तो RV से स्टार्ट करिए, जो कभी नहीं निकलती है वो तो हमेशा रहती है। ERV को ज़बरदस्ती निकालेंगे, वो भी तो बची हुई है ना, नॉर्मली सांस खींचा है ना, तो हमारे पास RV बची हुई है, ERV बची हुई है, और कौन सी है, एक जो टाइडल वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं 500 ml नॉर्मली, वो भी तो बचा हुआ है ना। नॉर्मल सांस खींचा है तो नॉर्मली निकालेंगे भी तो एयर को, तो 500 वो बचा है। इसके बाद ERV जिसको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, और RV जो कभी नहीं निकलती, तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों जोड़ा गया है। समझ रहे हैं, सॉरी
नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में, एक्सपायरेशन कह रहा, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक्सपायरेशन के बाद में, तो एक्सपायरेशन के बाद में वो टीवी हटा देंगे, टाइडल वॉल्यूम हट जाएगा उसमें से ना। नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, अब कितनी वॉल्यूम है, आरबी प्लस ईआरबी बची हुई है। समझ में आया ये। अगला है वाइटल कैपेसिटी वीसी। वीसी का मतलब होता है कोई पर्सन है, उसने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, ध्यान सुनिएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अब खींच सकता है वो, बताइए कौन कौन सा आएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो उसने टाइडल वॉल्यूम भी निकाला होगा नॉर्मल वाला, ईआरबी भी निकाल दिया उसने, अब कितनी खींच सकता है वो। तो अब खींचने के लिए जो निकाला था वो ऐड करना पड़ेगा। क्या निकाला था उसने, ईआरबी निकाला ना, जबरदस्ती सांस निकालने के बाद ईआरबी को निकाला, वो खींचेगा पहले। एक फिर वो जो नॉर्मली बाहर निकालते हैं टाइडल वॉल्यूम 500 ml, वो खींचेगा। इसके बाद में आईआरबी खींचेगा, सॉरी इसके बाद में टाइडल वॉल्यूम जो होता है, और फिर आईआरबी खींचेगा। ठीक है, समझ में आया। कितनी वो मैक्सिमम एयर ले सकता है पूरा लंग्स से एयर रिलीज कराने के बाद में, रिलीज कराने के बाद में बचती है केवल आरबी, तो आरबी के साथ सारी वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें सॉरी आरबी तो हटेगा, आरबी तो खींचेंगे ही नहीं, कितना एडिशनल ले सकते हैं, तो आरबी हटा करके बाकी सारी वैल्यू क्या कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी। लिखा गया ना ईआरबी, टीबी और आईआरबी। ये समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया होगा, बता दें फिर से, हाँ नहीं आया। देखिए, जबरदस्ती सांस को निकाला, जबरदस्ती फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराया, आपकी लंग्स में इस समय कौन सी एयर बची हुई है, अब आरबी बचा है, आरबी तो बचा है, ईआरबी तो आपने निकाल दिया ना, जबरदस्ती सांस को निकालने के बाद में ईआरबी आपने हटा दिया, ना सुनिएगा, ईआरबी आपने हटा दिया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराया, ये तो चला गया बाहर। अब कितना खींच सकते हैं एक्स्ट्रा, अब कितना खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, तो ये तो पहले से मौजूद है, इसको तो जोड़ेंगे नहीं ना, पूछे कितना एडिशनल खींच सकते हैं, ये तो है ही, इसको तो छोड़ दीजिए। अब कितना खींचेंगे, इसके अलावा आपने ये हटाया था जबरदस्ती, इसको खींचेंगे, नॉर्मल जो खींचते हैं ये तो जोड़ेंगे ही, साथ में जो एक्स्ट्रा खींचते हैं आईआरबी तो होती है, जबरदस्ती वाली खींची जाती है ना, वो ये जोड़ेंगे, यही तीन जोड़ करके क्या आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी आ जाती है, वीसी। समझ में आ रहा है, केवल डेफिनेशन रटे रहिएगा बस, क्या क्या जोड़ा घटाया जाता है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, आपकी लंग्स को में कितनी एयर टोटल रह सकती है, कैपेसिटी कितनी, क्षमता कितनी है फेफड़ों की। ठीक है, तो इसको नापने के लिए इसमें बोला गया है कि ये क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में। भाई कैसे पता लगेगा हमारी लंग्स कितनी एयर को अपने अंदर रख सकती हैं, अरे सारी हवा को अंदर ले जाइए, जितनी भी वैल्यू आपने पढ़ी है सबको अंदर ले जाओ, जितनी अंदर रह जाएगी वही क्या है, लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स कितना एयर रख सकता है। पूरा जबरदस्ती सांस को खींच लीजिए, अब बताइए आपकी बॉडी में कौन कौन सी वैल्यू हैं, पूरा जबरदस्ती खींच ले गए। अब स्टार्टिंग करिए बेस से, आरबी तो कभी नहीं निकलती है, ये तो रहती ही है ना, ये तो आपकी लंग्स में रहेगा ही। और कौन सा समझ लेना, जब पूरा सांस खींचने के बाद में लंग्स में कितनी एयर है, तो कौन कौन सी वैल्यू है, तो स्टार्ट करिए बेसिक से। आरबी जो कभी नहीं निकलती है ये तो है ही, और कौन सा ईआरबी जिसको जबरदस्ती निकालते हैं ये तो है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मली लेते हैं, भाई खींचा है जबरदस्ती तो नॉर्मल तो उसके पहले ही ले गए होंगे ना, जबरदस्ती सांस खींचा इसका मतलब नॉर्मल वैल्यू टाइडल वॉल्यूम से पहले खींचे होंगे ना उसको, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी जिसको जबरदस्ती खींचा, ये सारे वैल्यू मिला करके फारसी हो जाती है। इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपका लंग्स कैरी कर सकता है। ये सब कोई विशेष नहीं था, आसान चीज़ें हैं। अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज। बताइए गैस का एक्सचेंज का मतलब गैस की अदला बदली, कहाँ कहाँ गैस का एक्सचेंज होता है आपकी बॉडी में, सर जी बताइए। जैसे नंबर भी नहीं लिख सकते, जैसे हाँ नंबर लिख सकते हैं, 3000 से 3500, हाँ जोड़ सकते हैं, सारा वैल्यू का नंबर जोड़ दीजिए, इनकी वैल्यू जोड़ दीजिए। देखिए अगला टॉपिक है
गैस का एक्सचेंज कहाँ, इसको ध्यान समझिएगा। दो जगह केवल गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज होता है। जब हम लोग सांस को खींचते हैं तो सारी गैसेस हमारी लंग्स तक पहुंचती हैं। आगे ब्लड में केवल और केवल ऑक्सीजन ही मिलती है। शरीर में कौन सी गैस रहती है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। तो गैस का एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली दो जगह होती है बॉडी में। एक तो आपके फेफड़ों के पास होती है, आपके शरीर का जो खून होता है जब फेफड़ों के पास पहुंचता है ऑक्सीजन को लेने आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ट्रांसफर कर देता है। एक तो ये अदला बदली। दूसरा जब होता है टिश्यू के लेवल पर। टिश्यू का मतलब समझे ना, बॉडी के जितने हिस्से हैं, क्योंकि जो ब्लड जो खून ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले जाता है वो कहाँ ले जाता है, वो आपकी बॉडी के पार्ट्स में ले जाता है। वहाँ ले जाकर के ऑक्सीजन को छोड़ेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। ये एक्सचेंज वहाँ पर हो रहा है। दो जगह एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एक जगह होता है एट एल्वोली लेवल। एल्वोली कहाँ है, लंग्स का हिस्सा है, एल्वोली के लेवल पर होता है। और दूसरा है एट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है। एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सचेंज किस चीज पर डिपेंड करता है, लिखा हुआ है कि कितना ऑक्सीजन जाएगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ये एक्सचेंज जानते बॉडी में डिफ्यूजन से होता है, पता होना चाहिए। किस प्रोसेस से एक्सचेंज होता है, गैसेस का आदान प्रदान विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन से। ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन फास्ट होगा कि स्लो होगा। ये डिपेंड करेगा ना, किस चीज पर डिपेंड करता है कि गैसेस का डिफ्यूजन फास्ट होगा कि स्लो। ये कई फैक्टर पर। पहला है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन across which diffusion occurs। इस चीज को समझ रहे हैं। ये आपका एल्वोली है, फेफड़े का एक छोटा सा यूनिट है। इसमें हवा भर चुकी है, सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है। खून जब आता है फेफड़ों के पास में तो कहाँ टहलता है वो, ब्लड कैपिलरीज में, केशिकाएं हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आर्टरी और वेन्स तो नहीं आती वहाँ तक। केशिकाओं में खून दौड़ रहा है। ये क्या है, कौन सा ब्लड आता है, तो बताएगा इसमें। लंग्स के पास कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो बताएंगे। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है कि नहीं है? है। इसमें ऑक्सीजन भी होती है लेकिन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ठीक है, दोनों होती हैं। तो ये ऑक्सीजन को लेके आ रहा है ब्लड। अब ब्लड जब यहाँ पहुँचेगा तो ऑक्सीजन को दे देगा इसको, तो ऑक्सीजन यहाँ से फेफड़ों से ले लेगा और क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। अब यहाँ पर ये डिफ्यूजन हो रहा है, गैस का आदान प्रदान हो रहा है। ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, मेम्ब्रेन कितनी है, 3 मेम्ब्रेन इसके बीच में लगी हुई है। एक तो ये मेम्ब्रेन मैंने डाल के एल्वोली की मेम्ब्रेन, ये किसकी है, ब्लड, ये ब्लड कैपिलरी है। इसकी ये वाली मेम्ब्रेन देख रहे हैं, अंदर वाली, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन ब्लड कैपिलरी की, अंदर वाली मेम्ब्रेन। भाई इसी के अक्रॉस से डिफ्यूजन होगा। और बीच में जगह बनी हुई है, जगह देख रहे हैं, ये देखिए, ये 3 मेम्ब्रेन इसमें इंक्लूड है। अगर इस मेम्ब्रेन की मोटाई ज़्यादा हो जाएगी डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, नहीं होगा। तो जितनी पतली मेम्ब्रेन रहती है उतना डिफ्यूजन फास्ट होता है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम इसकी मोटाई है हमारे फेफड़ों में, तीनों मेम्ब्रेन को मिला करके। तो थिकनेस पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो यहाँ पर तीनों मेम्ब्रेन के नाम मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, लिखेंगे एट एल्वोली लेवल, एल्वोली के लेवल पर, ठीक है, एल्वोली लेवल। 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसके अक्रॉस डिवीजन होता है, 3 मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, एक तो एल्वोली की अपनी मेम्ब्रेन, एक एल्वोली की अपनी, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोली, मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोली, ये किस टिश्यू की बनी होती है, ये बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा बना होता है, स्क्वैमस, सबसे पतला यही है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस होता है यहाँ पर,
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आगे डायग्राम में बना के दिया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और तीसरा क्या है, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम बताइए किसकी मेम्ब्रेन है? ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी की है, ये ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन का नाम है एंडोथेलियम। तीनों को मिला करके इसकी जो थिकनेस है ये लेस देन 1 मिलीमीटर है, लेस देन 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस है तीनों की। इसमें से ये मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सेल की नहीं बनी, ये ध्यान रखना आपको, ये नॉन सेलुलर है, लेयर तो है झिल्ली है, लेकिन ये सेल की नहीं बनी है, समझ रहे हैं ना? बीच में जो होती है ना, ये मैंने बनाया है कि मेम्ब्रेन ये वाला हो गया। इसके बाद ये मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, ये एंडोथेलियम। बीच में ये जो भरा होता है यहाँ मैट्रिक्स है, ये सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? नॉन सेलुलर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, थिकनेस पर डिपेंड करता है। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है। हम पार्शियल प्रेशर समझते हैं ना, केमिस्ट्री में वर्ड है। एक होता है टोटल, हमारी लंग्स पार्शियल प्रेशर ही होता है। जैसे मान लीजिए इस एयर में, इस कमरे में जितनी भी गैसेस हैं, वो कहें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, तो जितना ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उसका पार्शियल प्रेशर, वो उसका पार्शियल, एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर टोटल में कितना है, टोटल गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना, ये पार्शियल होता है। और ये डिसाइड होता है उसके मात्रा से। कोई गैस अगर ज़्यादा अमाउंट में है, इसका मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा लगा है। ठीक है, कंसंट्रेशन भी मान लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, या आप बोल सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ गैस, उस गैस का कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इसको दिखाते हैं PO2 से या PCO2, क्योंकि दो ही गैस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ये दो चीजें हो गया। और किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ रहे ना? ये देखिए वही प्रेशर से ही है, ये आपका एल्कोहली हो गया। अगर यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन चली जाएगी। ठीक है, डिवीजन हो जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, तो डिवीजन बहुत फास्ट होगा। ऑक्सीजन यहाँ जो भी है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा में डिफरेंस अगर कम है तो डिफ्यूजन स्लो होगा। जितना ज़्यादा अंतर रहेगा प्रेशर में, उतना ही फास्ट दौड़ेगी ऑक्सीजन, समझ रहे ना? इसी ग्रेडियंट को बोलते हैं डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है? अंतर होता है, कितना अंतर है, ठीक है, प्रेशर में। और इसके बाद और भी कुछ फैक्टर होते हैं, लिखा गया बुक में सम अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में नोट कर लीजिए, बुक में नहीं लिखा है कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं। ठीक है, अदर फैक्टर में pH होता है, दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। H+ आयंस खून में कितने हैं उस जगह पर, ठीक, और खून का तापमान कितना है, टेम्परेचर। क्या आपको लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है? हर जगह 37 होता नहीं, टिश्यू में ज़्यादा होता थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि टिश्यू में ATP बनती रहती है, एनर्जी बनती है, पावर हाउस होता है ना, रेस्पिरेशन चलता रहता है टिश्यू में, तो टिश्यू में गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर टिश्यू के लेवल पर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर टिश्यू में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर ATP लगातार बन रही होती है। ठीक है, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर डिफ्यूजन अलग तरीके से होगा। ठीक, क्योंकि देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो समझ लीजिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ के लाता है ना, कहाँ लेके जाता है? ये टिश्यू में जाता है ना। खून जो है ऑक्सीजन को ले जाता है टिश्यू में, खून में क्या है? हीमोग्लोबिन ले जाता है टिश्यू लेवल पर। वो जाकर के टिश्यू में पहुंचता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फ्री कर देता है। कैसे फ्री करता है? टेम्परेचर हाई होता है टिश्यू में, अगर ये टेम्परेचर टिश्यू में कम रहे तो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। pH क्या होता है? हाई, pH कम होता है। हाई टेम्परेचर, लो pH, ये डिसाइड करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फ्री कर रहा है। क्योंकि टिश्यू में कंडीशन क्या होती है? टिश्यू में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? बता दिए, ATP बनती रहती है,
टिश्यू में पीएच क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में होती है? जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कहाँ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड? टिश्यू में, वहीं तो बनती है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। ये टूटेगा H++, H+ की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा बताइए? टिश्यू में। टिश्यू में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने का मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड टूटेगा, H+ ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा H+ का मतलब पीएच घटना, मोर H+ का मतलब लो पीएच। तो टिश्यू में हमारे पीएच कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, H+ ज़्यादा होते हैं। ये सब फैक्टर क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से फ्री करा देते हैं। ठीक है जी सर। ये सारे फैक्टर होते हैं कि डिफ्यूजन किस चीज़ का होगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजन फास्ट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करेगी। तो इतना हो गया ये। ठीक है, अब एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को देखिए, टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम है। ये टेबल को थोड़ा सा ये समझना कुछ नहीं है, बस सब चीज़ बहुत आसान है, बस आप समझ लीजिए उसको। ये देख रहे हैं, ये इसमें आपके लिखा गया है कि हम जब सांस को खींचते हैं तो सांस हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़े से खून में जाएगी, खून उसको दौड़ाएगा, ले जा करके टिश्यू में पहुंचाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ करके फिर लेके आएगा, फेफड़ों तक लाएगा, फेफड़े से बाहर चली जाएगी। तो ये गैसेस का जो मूवमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रेशर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होता है? अलग अलग, क्योंकि मात्रा अलग अलग होती है ना। क्या जो मात्रा हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की वही मात्रा हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की होती है? नहीं होती है, फेफड़े में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। ठीक, यहीं से स्टार्टिंग से देखते जाइए। ये लिखा है रेस्पिरेटरी गैसेस, सबसे पहले ऑक्सीजन, नीचे क्या लिखा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे लिखा है एटमॉस्फेरिक एयर, वातावरण में ऑक्सीजन कितनी है? तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 है। एक टेबल देखिए, इस तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ। इधर लिखा गया है ऑक्सीजन, इधर लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले लिखा है इन्होंने एटमॉस्फेयर, वातावरण में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 लिख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। तो कहेंगे कार्बन ऑक्सीजन 21% होता है। कितना होता है? 21%, लेकिन वो परसेंट है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये अलग चीज़ होती है। वो परसेंट 100 में कितना है ऑक्सीजन? ठीक है, ये प्रेशर है, समझ रहे हैं? प्रेशर और परसेंटेज अंतर है। ठीक, ये पार्शियल प्रेशर 159 ऑक्सीजन का वातावरण में होता ही है, समझ में आ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इन्वायरमेंट में है, ये 0.3% एटमॉस्फेयर में। ये प्रेशर की बात हो रही है, परसेंटेज नहीं है, इसलिए 0.3 लिखा हुआ, समझ में आए। ये जब एयर हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, कहाँ जाती है? एल्वेओली में जाती है। 159 से इसकी वैल्यू घट के 104 हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हो जाती है 40। इसको आपको समझना है। बताइए, जो हमने एयर को बाहर से खींचा, अपने फेफड़ों में ले गए, ये देखिए इस तरीके से उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, कैसे घट जाता है वो समझना है। ये आपका फेफड़ा है, फेफड़ा ऐसा तो होता नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए ये कैलकुलेट है। एयर को आपने खींचा, यहाँ देखिए सारी एयर गई, जो ऑक्सीजन बाहर थी 159 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बाहर था, अंदर वो 104 कैसे हो गया? बाहर कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 थी, अंदर वो 40 हो गई, 40 CO2 हो गया, 104 ऑक्सीजन। ये कैसे हो गया? बीच में कहीं रुकावट तो आई नहीं, पूरी ऑक्सीजन पूरा एयर गया था, वही एयर यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन एयर में ऑक्सीजन घट क्यों गया? समझ रहे ना घट कैसे गया? सीधे सीधे ऑक्सीजन गई थी ना पूरी, कहीं खर्च भी तो नहीं हुई, कैसे घट गया? घटने का रीजन देखिए, घटने का रीजन ये है कि यहाँ से जब खून आपका आ रहा होता है, क्योंकि ये जो आपकी एल्वेओली होती है ना, एल्वेओली के चारों तरफ क्या होता है? ब्लड की नलिकाएं होती है, इसमें खून दौड़ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। कौन सा खून दौड़ता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड लगातार मिल भी तो रही है, इसमें लगातार कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज भी तो हो रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लगातार मिल रही है तो क्या जो 159 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बाहर तक क्या अंदर बना रहेगा? नहीं, एक गंदे पानी में एक साफ पानी मिला दीजिए, या साफ पानी में एक ऐसा पानी मिलाइए, ठीक है, डर्टी वाटर मिला दीजिए, तो वो थोड़ा
थोड़ा सा गंदा हो जाएगा ना, पहले की तरह साफ तो नहीं रह गया, जितना ऑक्सीजन साफ पहले का अंदर नहीं रहे क्योंकि अंदर से वो गंदगी मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए पार्शियल प्रेशर 104 हो गया, समझे। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 थी, कम थी, अंदर क्या हो गया 40, अंदर बढ़ गया क्योंकि अंदर लगातार CO2 मिल रही है, इसलिए वो अंदर वैल्यू बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ गई, समझ में आया। तो यहाँ तक ये हो गया। अब जैसे हम इसके बाद अब ये आगे का क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक के बाद पार्शियल प्रेशर किस में समझाया गया, देखिए। अब खून की बात आ जाए, कौन सा खून, डीऑक्सीजनेटेड। अब मैं जिस खून की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो ब्लड दौड़ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, इसमें पार्शियल प्रेशर गैसेस का कितना होगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, कितना प्रेशर होगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा और CO2, ऑक्सीजन को बोल रहे हैं 40 है, CO2 को 45 बोल रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितनी आ गई 40, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ रही थी ना, ध्यान समझिएगा, जहाँ ऑक्सीजन आई, कैसे ऑक्सीजन कम होगी मैंने समझा दिया, लगातार CO2 निकल रही थी तो ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। अब यही ऑक्सीजन जब यहाँ मिलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो उसका पार्शियल प्रेशर और कम हो गया, 40 पहुँच गया, ठीक है। 40 क्यों हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ ज़्यादा होगी, इसमें कि इसमें, बताइए, नीचे आ जाएगा, इसमें ज़्यादा है, इसमें तो फुल्ली CO2 चल रही है ना, इसमें से तो CO2 निकल करके यहाँ पहुँचे, तो ज़्यादा CO2 तो पहुँचती है, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि जितनी जो खून आता है फेफड़ों में, तो उसमें जितनी CO2 रहती है वो सारी CO2 यहाँ ही पहुँच जाती है, वो CO2 आगे नहीं चली गई। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहाँ जाएगा, ये हमारे फेफड़ों में जाएगा ना, ऑक्सीजन लेने के बाद यही से ऑक्सीजन ले लेगा खून, और ये खून कहाँ पर, इसको आप बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये फेफड़ों में ये जाएगा, हार्ट में दौड़ जाएगा, कहाँ चला जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन 104 थी, अब यही ऑक्सीजन जब अंदर जाती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले से बहुत ज़्यादा है, अब ऑक्सीजन और कम हो गई। पार्शियल प्रेशर यही तो है ना कि टोटल गैसेस के प्रेशर में पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है, तो पर्टिकुलर गैस का प्रेशर अब घट जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई यहाँ पर ना, अच्छी खासी कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, उसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 ज़्यादा है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये 40 दिखा रहा है ऑक्सीजन, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर CO2 बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी निकल करके यहाँ चली गई थी जितना निकलना था, ऑक्सीजन यहाँ आ गई, यही। अब ये खून कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में, इधर से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था, ऑक्सीजन को ले लिया, वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, इसमें ऑक्सीजन अब ज़्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। आगे वही लिखा गया है। अब जो ऑक्सीजनेटेड कितना आएगा, ऑक्सीजनेटेड यहाँ कितना था, 40 से 40 हो गया, आगे कितना हो गया 45, समझ रहे हैं ना। अब डीऑक्सीजनेटेड वाले में देखिए, ऑक्सीजनेटेड वाले में 95 हो गया, और ये कितना हो गया 40, ये 40 हो गया 45 से घट करके, और ये 95, इसको समझ लीजिए। ऑक्सीजन देखिए इधर से खून आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड कुछ यहाँ छोड़ दिया, ज़्यादा कुछ छोड़ दिया, कुछ बची रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यही कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल रही है खून में, इधर से ऑक्सीजन मिलती जा रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ कितना था, डीऑक्सीजन 40 था ना, अब 40 से तो ऊपर बढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन मिल रही है, अब 40 से वैल्यू बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, कितनी पहुँच गई 95, एक बार वो 2 बार घटती है, फिर यहाँ आगे जाकर के वो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है, 95 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 40, 40 कैसे हो गया समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा, अरे बताओ, कम होगा, यहाँ ज़्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, ये खून साफ हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड है, 45 है पार्शियल प्रेशर, लेकिन जब इसमें आगे खून दौड़ेगा, यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, 45 से वो 40, ऑक्सीजन ब्लड में कितनी होती है 40, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 40 के नीचे कभी पार्शियल प्रेशर किसी गैस का नहीं होता, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे CO2 हो, आप टेबल में पूरा देख डालिए, 40 से नीचे किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर नहीं होता बॉडी के अंदर, ठीक, समझ में कोई भी।
और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 95 से ऊपर कभी नहीं जाती है। 95 से ऊपर कभी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं रहेगी। देखिए कहीं 95 से ऊपर लिखा नहीं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बोलते हैं कहाँ होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है। देखिए समझा गया ना, ऑक्सीजन ब्लड में 95 रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू है ना। इसके बाद ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम होगी बॉडी में। कहाँ कम होती है, टिश्यू में ऑक्सीजन कम होती है ना, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में बन रही होती है लगातार, वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा कम रहेगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे कम कितना है, 40, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे CO2। हाईएस्ट वैल्यू ऑक्सीजन की कितनी है, 95। हाईएस्ट वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की 45 होती है, रट लीजिएगा। इससे ऊपर कभी CO2 नहीं जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ऊपर कहीं नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, कारण इसका, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो एसिड बनने लगेगा, पीएच बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, H2CO3 बनाएगा, वो टूटेगा, H+CO3 H+ ज़्यादा बनेंगे तो pH कम हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 45 से ऊपर CO2 कभी नहीं पहुँचती है, हाईएस्ट वैल्यू है ऑक्सीजन की 95, ठीक है। यही सब आगे बता रहा है। आगे सबसे लास्ट में टिश्यू में दे रहा है, तो टिश्यू में आप समझ लीजिए, टिश्यू में ऑक्सीजन कितना रहेगा, 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45। क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हो सकती है, जहाँ फैक्ट्री है कार्बन डाइऑक्साइड की, कहाँ है, टिश्यू है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यू में, क्योंकि लगातार वहीं टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड बनती भी है। 45 से ऊपर कभी नहीं होता, मैंने बताया। तो हाईएस्ट वैल्यू 45 वहीं रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे कम कहाँ हो सकती है, तो कई जगहों पर है। देखिए 40 है ना, आपके टिश्यू में भी ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बन रही है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है उसकी वजह से। और भी जगह 40 से दिख रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन 40 है, टिश्यू में भी 40 है, ठीक है, सेम पार्शियल प्रेशर हो गया। इसको रटने का तरीका यही है, दिमाग में यही बैठा ले रखिएगा कि जितनी भी गैसेज हैं मिनिमम वैल्यू 40, मैक्सिमम वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड में 45, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऑक्सीजन मैक्सिमम 95 ब्लड के अंदर रहेगा। बॉडी के अंदर पूछा जाएगा तो 104 बोलेंगे। बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104, क्योंकि फेफड़े के अंदर है ना वो, तो फेफड़े के अंदर, फेफड़ा आपकी बॉडी का हिस्सा है, तो बॉडी के अंदर तो 104, लेकिन खून नहीं है क्योंकि फेफड़े के अंदर है। तो फेफड़े के अंदर तो खाली जगह, उसमें खून थोड़ी नहीं है। खून के अंदर कितना है, तो खून के अंदर बोलेंगे ब्लड में ऑक्सीजन कितनी रहेगी, 95 रहेगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आए, यही डायग्राम से समझा दिया है, यही यहाँ पर डायग्राम। अब इसमें से डायग्राम में आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो पार्शियल प्रेशर जो चेंज होता है वो केवल 2 जगह पर चेंज होता है। एक जहाँ पर अदला बदली हो रही होती है गैसेस की, वहीं पर चेंज होता है, ठीक है। जैसे इस कमरे में धुआं है और बाहर नहीं है, तो यहाँ से जब धुआं बाहर जाएगा तो बाहर का भी जो है एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गंदा हो जाएगा ना, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होती है वहाँ पर पार्शियल प्रेशर नहीं बदलता। जैसे हार्ट से जब खून दौड़ता है आपके शरीर के हिस्सों में जाता है, जितनी देर तक वो दौड़ेगा, जितने रास्ते से होकर के जाएगा, किससे हो जाता है, आर्टरी से दौड़ता है। आर्टरी में जो प्रेशर यहाँ से लेके जाएगा हार्ट से, पार्शियल प्रेशर जितना भी निकलेगा ऑक्सीजन का जो रहेगा, वही रास्ते में भी रहेगा। रास्ते में कहीं नहीं चेंज होगा, बदला के कहाँ, टिश्यू पर बदलेगा जा करके। फिर जब खून को लेने आएगा आपके हार्ट लंग्स में, तो वहाँ आदान प्रदान होता है, वहाँ चेंज हो जाएगा। रास्ते में कहीं नहीं बदलेगा, कोई लीक नहीं होता रास्ते में। कुछ समझ में आ रहा है, तो यहीं पर समझ लीजिएगा। ये पूरा जो गोला सा बनाया गया, ये एल्वोली की बात कर रहा है, ठीक है। फिर ये हार्ट आपका हो गया, यहीं पर इस लंग्स से इधर जो खून जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड खून आ रहा है, और यही और लाल वाला देखिएगा, लाल वाला ऑक्सीजनेटेड है, फिर ये लाल वाला ऑक्सीजनेटेड टिश्यू में चला गया है, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड नीले से गया, हार्ट में गया, हार्ट से वापस लंग्स में गया। अब आप देखेंगे वैल्यू जो दिखाई गई है, रास्ते की वैल्यू दिखाई नहीं गई, रास्ते में जान रहे होंगे उतना होता है। वैल्यू कहाँ कहाँ दिखाई गई है, टिश्यू और एल्वोली पर, वो वैल्यू यहाँ टेबल से दिख जाएंगी, ठीक है जी। अब ये पूरा कहानी यही लिखी गई है, इतना आप पढ़िएगा ना, लगेगा कि बड़ा कठिन है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िएगा, यही सब लिखा गया है, कहाँ कौन सा प्रेशर चेंज हो रहा है। कौन सा लाइन? हाँ, एक चीज़ और डिपेंड करता है कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है। डिफ्यूजन फास्ट होगा, स्लो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लिख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस।
ब्लड में जो है उस गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी मोर होती है, CO2 इज 20 to 25 मोर कितना टाइम्स 20 से 25 गुना मोर सॉल्युबल होती है, मोर सॉल्युबिलिटी होती है इसके कंपैरिजन में देन ऑक्सीजन। तो जो गैस जितना ज़्यादा घुलनशील है वो उतना ही तेज जो है डिफ्यूज भी करेगी, ठीक है, तुरंत विसरण उसका फास्ट होगा। तो CO2 का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? इस पूरे को आप पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें सब वही लिखा गया है। ये आगे का डायग्राम देखेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया कि 3 लेयर के अक्रॉस में एल्वेओली पर जाकर के गैस एक्सचेंज होती है। 3 मेम्ब्रेन काम करती है, 2 सेल की बनी होती हैं और एक नॉन सेलुलर होती है, थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है, ये समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो बचा हुआ है हम लोगों का, वो आगे हमको समझाना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। एक दिन में ख़त्म होगा, अगली बार इसके क्वेश्चन करके लाइएगा, ठीक। हाँ, और ये एक दिन में ख़त्म होगा। इसमें कैसे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और रेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन बताना है। अब मंडे को शायद छुट्टी ना हो क्योंकि सरकारी छुट्टी है उस दिन, ठीक है, देखिएगा जो भी।